हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा मैं आप सब लोगों का केमिस्ट्री एजुकेटर, आप लोगों का केशव जाजू सर, एक बार फिर आप सबके सामने आया हूं लेके हमारी सीरीज में अगला चैप्टर। आज हम लोग बातचीत करेंगे वैद्युत रसायन की। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चैप्टर है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से ही। दोनों पेपर्स के अंदर ही इस चैप्टर से सवाल आने हैं, कंफर्म आने हैं। एडवांस में 2 सवाल एक्सपेक्टेड है, मेंस में 1 तो पक्का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने अच्छे सवाल जेईई एडवांस के लेटेस्ट सारे सवाल लिए हैं, मेंस के सारे लेटेस्ट सारे अच्छे सवाल लिए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो सके। उम्मीद है आप लोगों की बढ़िया प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। जो बच्चे पीडब्ल्यू ऐप के बारे में नहीं जानते पहली बार, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो के, मतलब उसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात बेटा, फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। तो आप भी उसका हिस्सा जल्दी से बनिए, जल्दी से बैच में एनरोल करिए और क्लासेस को अटेंड करिए। हम आ गए हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, वैद्युत रसायन पे। ठीक है, सवालों के थ्रू, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चंस के थ्रू एक एक करके हर सवाल को डिस्कस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम करने वाले हैं पीवाईक्यू से रिवीजन। हम करने वाले हैं पीवाईक्यू से रिवीजन। अगर हमें पीवाईक्यू से रिवीजन करना है तो आप गौर से समझने की कोशिश करें, क्या सवाल हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है। हमने बिल्कुल बेसिक से सवाल से शुरू करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि ये वाला सवाल है, सवाल कह रहा है कि एक रिएक्शन दी हुई है कॉपर सॉलिड प्लस Sn+2, इससे बन रहा है कॉपर +2 और Sn सॉलिड। ठीक है, आपको सांद्रताएं पता है, किसकी सांद्रताएं पता है, Sn+2 की और कॉपर +2 की। ठोस की लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है वो दिया हुआ है 298 केल्विन पे, ये 0.1 x या x/10 किलोजूल पर मोल। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये बताना है। E0 कॉपर +2 से कॉपर दिया हुआ है, Sn+2 से Sn दिया हुआ है। अगर ये चीजें मुझे दी हुई हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि बेटा अगर सांद्रताएं दी हैं और डेल्टा जी पूछा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डेल्टा जी सेल जो है ये आपका बराबर होता है -NFE सेल के। डेल्टा जी सेल जो है ये आपका बराबर होता है -NFE सेल के। अगर ये चीज -NFE सेल के बराबर है तो आप यहां पे देखें ई सेल कैसे निकलेगा। बेटा ई सेल निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता होती है, जो कि बराबर होती है ये कि ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log Q, है ना। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log Q। समझने की कोशिश करें, n होता है कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो कॉपर से अगर कॉपर +2 जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की हानि है, और Sn+2 से अगर Sn जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ है। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये अभिक्रिया बन जाती है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे अभिक्रिया बन जाती है तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। सही बात है, अगर मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा। आप देखें अगर इससे ये कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाता है कॉपर प्लस Sn+2, इससे बनता है Cu+2 प्लस Sn, राइट। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 का। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो आप देखें n का वैल्यू 2 हो गया। तो हमने बोला E0 सेल अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि n तो 2 है, तो अगर E0 सेल अगर निकाल दिया जाए तो E0 सेल क्या हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीकरण प्लस कैथोड पर अपचयन। एनोड पर ऑक्सीकरण प्लस कैथोड पर अपचयन, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, Sn का अपचयन हो रहा है। तो हमने बोला कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, Sn का अपचयन हो गया, है ना। कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, Sn का अपचयन हो गया। बेटा अगर कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया तो कॉपर का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, हमें मानक अपचयन विभव दिया हुआ है 0.34, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा -0.34। ठीक इसी तरीके से अगर मैं Sn का अपचयन लिख दूंगा तो वो वैल्यू है -0.14।
तो हम बोलेंगे अगर इन दोनों को एक साथ रिजॉल्व किया जाए तो -0.34 -0.14 वैल्यू आ जाएगी -0.48 वोल्ट, -0.48 वोल्ट। अगर वैल्यू आ रही है -0.48 वोल्ट ई नॉट सेल, अगर ई नॉट सेल आ रहा है -0.48 वोल्ट, तो आप समझे बात को, ई नॉट सेल यहां पे पुट हो जाएगा, ई नॉट सेल पुट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, क्यू निकाल दूं तो ई सेल पता चल जाएगा, और ई सेल पता चलते ही डेल्टा जी पता चल जाएगा। क्यू क्या है? क्यू होता है प्रोडक्ट की सांद्रता घात 1 स्टोइकियोमेट्री गुणांक अपॉन अभिकर्मक की सांद्रता घात 1 स्टोइकियोमेट्री गुणांक। तो हम बोलेंगे कॉपर +2 हो गया 0.01 यानी कि 10 की घात -2 डिवाइडेड बाय Sn +2 हो गया 10 की घात -3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -2 यानी कि 10। Q का मान क्या आ गया? 10। अगर Q का मान आ गया 10, ई नॉट सेल है मेरे पास, N है मेरे पास, तो हम बोलेंगे ई सेल किसके बराबर है? ई नॉट सेल हो गया हमारे पास में -0.48 -0.059/2 log Q। Q क्या हो गया हमारे पास में? 10। ये हो गया। अगर ऐसा हो गया तो log 10 को 1 कहते हैं, तो ये हो जाएगा -0.48 माइनस इसे 0.06 अगर मान लिया जाए तो ये 0.03 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास? -0.51 वोल्ट। अगर ये चीज आ रही है -0.51 वोल्ट, तो समझने की कोशिश करें, हमें तो निकालना है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी सेल होता है -NFE सेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है, F का मान होता है 96500 या 96,000, इसने कुछ दिया है, इसने दिया है 96500 इंटू ये है -0.51। इसको अगर मैं पूरे को पुट करूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.02 इंटू 96500। अगर मैं इसको लगभग यहाँ पे ये करके अगर इससे ये काट भी दूं तो ये चीज हमारे पास सॉल्व होके आ रही है 965 इंटू 102 है ना, और ये आ रहा है जूल में। किलो जूल में करने के लिए हमने बोल दिया ये, तो लगभग लगभग आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 983। ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा? 983। प्लीज गौर से देखें, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। गौर से देखें, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। तो मैंने नर्स समीकरण से ई सेल निकाला और उसके बाद मैंने डेल्टा जी सेल निकाला, राइट? ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगली चीज देखो ध्यान से, ये वाला सवाल देखो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसे pH इक्वल टू 3 वाले में विलियन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डिप किया गया है। इंग्लिश में है सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे के सवाल हिंदी में भी आएंगे, बट यस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। डिप मतलब डुबाया गया है। किसमें डुबाया गया है? pH इक्वल टू 3 वाले विलियन में डुबाया गया है। ठीक है, pH इक्वल टू 3 वाले विलियन में डुबाया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमें बताना है इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। आप एक बात देखें, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, हमें बताना है पोटेंशियल, तो हम तो रिडक्शन की रिएक्शन मान लेंगे। तो रिडक्शन की रिएक्शन तो ये हो गई, हमारे पास रिडक्शन की रिएक्शन ये हो गई। अगर रिडक्शन की रिएक्शन ये हो गई तो हम बोलेंगे ई नॉट जो है H+ से H2 ये हो जाएगा 0 वोल्ट। H+ से H2 का ई नॉट क्या है? 0 वोल्ट, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान तो 0 ही होता है। अगर ये है, मुझे पोटेंशियल बताना है, मतलब मुझे सवाल ने ये पूछा है, मुझसे सवाल ने ये पूछा है कि H+ से H2 का ई बता दो, ईएमएफ बता दो। अगर सवाल ने ईएमएफ पूछा है तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर मैं यहां पे नर्स समीकरण लगाता हूं तो इक्वेशन ये बन जाएगी क्या कि H+ से H2 का जो ईएमएफ है ये बराबर है H+ से H2 का ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग क्या हो जाएगा? H2 का प्रेशर घात 1 अपॉन H+ की सांद्रता घात 2।
समझे बात को ध्यान से। ये चीज आ गई, बढ़िया। अगर ये चीज आ गई तो प्रेशर दिया हुआ नहीं है तो हम 1 atm मान लेंगे, और क्योंकि हमें pH3 दिया हुआ है तो pH हो जाता है -log H+, तो H+ की सांद्रता हो जाती है 10⁻³ मोलर। H+ की सांद्रता हो जाती है 10⁻³ मोलर। तो हमने बोला H+ की सांद्रता पुट हो जाएगी, E0 मेरा 0 हो जाएगा। अगर ये मेरा 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे E जो है H+ से H2 का, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, -0.03 लॉग प्रेशर हो गया 1 अपॉन सांद्रता हो गई 10⁻³ का वर्ग यानी कि 10⁻6। ठीक है, ये ऊपर 10⁻6 बनेगा तो -0.03 इंटू लॉग 10⁻6, घात आ जाएगी आगे -0.03 इंटू 6 इंटू लॉग 10 हो जाएगा 1, ये चीज हो जाएगी -0.18 वोल्ट। अगर ये चीज हो गई -0.18 वोल्ट तो हम नियरली इस चीज को क्या कह सकते हैं, -18 इंटू 10⁻2 वोल्ट। 18 इंटू 10⁻2 वोल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 इंटू 10⁻2 वोल्ट। ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। लगभग हम आंसर ये बोल सकते हैं, लगभग आंसर ये बोल सकते हैं, है ना, -18 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, ठीक है ना, बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, सवाल कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए लॉग के इक्विलिब्रियम का मान हमें बताना है। मुझे एक रिएक्शन दी गई है, मुझे इस रिएक्शन के लिए लॉग के इक्विलिब्रियम हमें बताना है, ठीक है। लॉग के इक्विलिब्रियम मुझे बताना है। अब के इक्विलिब्रियम बताने के लिए मुझे ये चीज चाहिए कि दिस अपॉन दिस, पर ये रिएक्शन फिर बने कैसे। तो के इक्विलिब्रियम के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि अगर मुझे E0 पता है तो मैं डेल्टा G0 निकाल दूंगा इस तरीके के सेल का, E0 सेल निकाल के डेल्टा G0, और डेल्टा G0 को -RT ln के इक्विलिब्रियम कर दूं। साम्यावस्था में सीखते थे, वहां से के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वही तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये रिएक्शन बनाते हैं पहले। तो पैलेडियम +2 लेफ्ट साइड में चाहिए, PdCl4 राइट साइड में चाहिए, तो इसको उल्टा घुमा देंगे। अगर इसको उल्टा घुमा देंगे तो आप ध्यान से देखो, हमने बोला इस रिएक्शन को अगर ऐसे लिख दें, है ना, तो एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, पीडी से पीडी कट जाएगा, हमारे पास में बनेगा PD+2 + 4Cl-, इससे बन जाएगा PdCl4-2, और इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अगर ऐसा है तो यही रिएक्शन तो चाहिए थी। अगर ये रिएक्शन चाहिए थी तो दिस प्लस दिस, इसको क्योंकि उलट के जोड़ा है तो E0 का साइन चेंज हो जाएगा, इसके लिए E0 हो जाएगा -0.65 वोल्ट, -0.65 वोल्ट, यहां E0 हो जाएगा 0.83 वोल्ट। अगर दोनों को जोड़ के ये फाइनल रिएक्शन बन रही है तो इसका E0 सेल क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे E0 सेल फाइनल रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। तो ठीक है, एक जगह पे आपने क्या करा है अपचयन, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण। तो हमने बोला E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा E0 पैलेडियम +2 से पैलेडियम प्लस E0 ये, सही बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो पैलेडियम +2 से पैलेडियम हो गया 0.83 वोल्ट, प्लस पैलेडियम से पैलेडियम Cl4 2- जाने का जो है, इसके लिए हम बोल देते हैं E0 हो जाता है -0.65 वोल्ट। अगर ये हो गया तो 13 में से 5 गए 8, 7 में से 6 गए 1, तो आंसर आएगा ये, ठीक है, 0.18 वोल्ट हो गया। अगर 0.18 वोल्ट हो गया तो आप एक बात देखें, क्या मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 सेल लिख सकता हूं क्या, -NF E0 सेल होता है। तो N है आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, F हो गया, और E0 सेल है हमारे पास में ये,
तो हम बोल देंगे कि डेल्टा जी नॉट सेल हो गया 18 दूनी 36, 36 बाई 100 तो माइनस 0.36F, माइनस 0.36F हो गया। अगर ये चीज आ गई है तो बेटा जी अब आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं माइनस 0.36 इंटू 96500, इसे मैं लिख रहा हूं माइनस 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। देखिए मुझे लॉग के इक्विलिब्रियम ही तो चाहिए, तो मैंने बोला 2.303 आरटी को 0.06 एफ लिख सकता हूं क्या यहां से, 0.06 एफ लिख सकता हूं क्या यहां से, तो मैंने इस चीज को लिखा माइनस 0.36 एफ, और यहां से 2.303 आरटी को लिखा 0.06F। तो समझें आप बात को ध्यान से, हम बोलेंगे माइनस 0.36F इज इक्वल टू, ये हो गया 0.06F इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। F से F कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 6 गुना, ये कटेगा 6 गुना, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का मान क्या आ जाएगा आपका, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का मान क्या आ जाएगा 6। लॉग के इक्विलिब्रियम का मान क्या आ जाएगा 6। प्लीज ध्यान से देखें, लॉग के इक्विलिब्रियम का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल किया है ना। अगर हमें सही फॉर्मूला पता होगा तो चीज आ जाएगी, राइट, बढ़िया है, ठीक है साहब, अच्छी बात है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसी के आधार पे आप लोग ट्राई करिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस सवाल की बात करें, निम्न में से कौन सा ग्राफ मोलर चालकता बनाम रूट सी के मध्य सही है। तो अगर मैंने प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करी, अगर मैंने प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करी, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ऐसा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ऐसा है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ सरल रेखा होता है जिसका आपके पास में ऋणात्मक ढाल धनात्मक अंतःखंड है। परंतु अगर आप देखें NaCl KCl दोनों ही प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ किसके लिए सही है। तो बेटा जलीय विलयन में चालकता के बारे में बात करी जाती है कि अगर मैंने लिखा Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, अगर मैंने ये चीज करी तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे अगर मैंने बोला रुबीडियम प्लस एक्वस, तो एक्वस माध्यम में, जलीय माध्यम में चालकता किसकी ज्यादा होगी। तो बेटा जो आयन सबसे ज्यादा जलयोजित होगा उसकी चालकता सबसे कम होगी, और जलयोजित आयन का आकार ये है। अगर इसको मैं फर्स्ट बोलूं, अगर इसको मैं सेकंड बोलूं, इसको मैं थर्ड बोलूं और इसको मैं फोर्थ बोलूं, तो हम बोलते हैं अगर मैं जलयोजित आयन का आकार बोलूं तो हम बोलते हैं जो आयन गैसीय अवस्था में सबसे छोटा होता है, जलीय माध्यम में उसका आकार सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम कहते हैं जलयोजन सबसे अधिक हुआ है। अगर जलयोजन सबसे अधिक हुआ है तो Li प्लस एक्वस सबसे बड़े साइज का है, और ये चीज चलती आ रही है, ये चीज चलती आ रही है, ये जलयोजित आयन का आकार है। अगर ये जलयोजित आयन का आकार है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम चालकता का क्रम क्या बोलेंगे। तो बेटा जिसका आकार सबसे बड़ा उसको चलने में, भागने में सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जिसका आकार सबसे बड़ा उसको भागने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, तो उसकी चालकता सबसे कम होगी। तो हमारे हिसाब से चालकता का सही क्रम क्या होगा, ये। अगर ये है तो क्या K प्लस की चालकता Na प्लस से अधिक आई। अगर K प्लस की चालकता Na प्लस से अधिक आई तो KCl वाला ग्राफ ऊपर आएगा, NaCl वाला ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि इसकी चालकता ज्यादा होगी, NaCl की थोड़ी कम होगी। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। KCl की चालकता ज्यादा होगी, NaCl की चालकता कम होगी, वो हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है। आकार और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम है, आकार और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। राइट, बढ़िया, ठीक, चलो अच्छी बात है सर। अगर यहां तक सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो जरा, क्या सोचें इस सवाल को। सवाल कह रहा है अगर लेड की कोई विद्युत रासायनिक अभिक्रिया देखी जाए तो मानक ताप पर ई नॉट पीबी प्लस टू से पीबी का मान है एम वोल्ट। ई नॉट पीबी प्लस टू से पीबी का मान है एम वोल्ट और पीबी प्लस फोर से पीबी का मान है एन वोल्ट। समझे बात को ध्यान से। हमें बताना है ये पीबी प्लस टू से पीबी प्लस फोर का मान क्या होगा। पीबी प्लस टू से पीबी प्लस फोर का मान क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए पहली इक्वेशन पीबी प्लस टू से पीबी, तो हमने बोली पहली इक्वेशन क्या हो गया, पीबी प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन का लाभ लेके पीबी में कन्वर्ट होता है और इसके लिए ई नॉट का मान जो है वो एम वोल्ट है। सही है। इसी तरह दूसरी पीबी प्लस फोर से पीबी है, बट मुझे पीबी प्लस टू से पीबी प्लस फोर जाना है। आप देखो ध्यान से, मुझे करना क्या है, मुझे करना अल्टीमेटली ये है, मुझे करना ये है। तो पीबी प्लस टू लेफ्ट साइड में, तो पीबी प्लस फोर उस साइड होना चाहिए। उसके लिए वो जो अपचयन है उसको ऑक्सीकरण की तरह लिखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे पीबी जो है वो आपका इस तरीके से अभिक्रिया कर रहा है और इसके लिए ई नॉट है एन वोल्ट। राइट। अगर मैंने दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या होगा, पीबी से पीबी कैंसिल हो जाएगा, दो से उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन आएगी और यही इक्वेशन ऊपर हमें बनानी भी थी। तो इसका जो ई नॉट होगा वो हमें बताना है। समझने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनल अभिक्रिया जो दो अभिक्रियाओं को जोड़ के तीसरी अभिक्रिया आ रही है, अगर उसमें भी इलेक्ट्रॉन है ना, दो अभिक्रियाओं को जोड़ के तीसरी अभिक्रिया आ रही है, अगर उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि इन दो को जोड़ के जो तीसरी बन रही है, ये दो अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ के तीसरी भी अर्ध अभिक्रिया ही बन रही है। मतलब हम ये बोलें क्या कि डेल्टा जी नॉट पहली अभिक्रिया का प्लस डेल्टा जी नॉट दूसरी अभिक्रिया का किसके बराबर है, डेल्टा जी नॉट तीसरी अभिक्रिया का। डेल्टा जी नॉट पहली अभिक्रिया का प्लस डेल्टा जी नॉट दूसरी अभिक्रिया का किसके बराबर है, डेल्टा जी नॉट तीसरी अभिक्रिया के। तो बेटा पहली अभिक्रिया हो गई माइनस टू एफ ई नॉट, मतलब माइनस टू एफ एम, प्लस दूसरी अभिक्रिया हो गई माइनस फोर एफ एन। डेल्टा जी थ्री नॉट हो जाएगा, कितने का चेंज है, माइनस टू एफ दिस। सही है ना। अगर ऐसा है तो आप समझने की कोशिश करें, मैंने माइनस एफ कैंसिल कर दिया। अगर ये मैंने कर दिया तो आप समझें ध्यान से बात को, ये हो गया 2m प्लस 4n, ये बराबर है 2e3 नॉट। 2m प्लस 4n ये बराबर है 2e3 नॉट। अगर ऐसा है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा m प्लस 2n, ये चीज बराबर है e3 नॉट के, ये चीज बराबर है E3 नॉट के। समझ पा रहे हो आप बात को, ढंग से देखो, क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, अगर मुझे ये चीज समझ में आ रही है, एक बार गौर से देखें, ये क्या आया है, पीबी प्लस टू से पीबी प्लस फोर आया क्या, गौर से देख लो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये 2। अच्छा, ये चीज तो पीबी से पीबी प्लस फोर है ना, तो ये तो माइनस एन होगी ना, क्योंकि ये पीबी प्लस फोर से पीबी का डेटा था, तो यहां माइनस एन आएगा। अगर यहां माइनस एन आएगा तो यहां भी माइनस एन आएगा, तो यहां m माइनस टू एन बन जाएगा ये। अगर ये m माइनस टू एन बन जाएगा, इसे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं m माइनस एक्स एन से, तो यहां से कंपेयर करने पे x जो है वो किसके बराबर आता है, 2 के। यहां पे कंपेयर करने पे x जो है वो किसके बराबर आता है, 2 के। x किसके बराबर आता है, 2 के। देखो ध्यान से, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, x किसके बराबर आता है, 2 के। प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
मुझे लगता है ये वाला सवाल आप लोग कर पाओगे, वही डेल्टा जी नॉट का एप्लीकेशन है, आप लोग ट्राई करना, समय बचेगा तो हम जरूर करेंगे खुद से भी। हम चलते हैं इस सवाल पे। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, गौर से पढ़ें, समझने वाली बात है, अगर अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छा समझ में आएगा करना। सवाल कह रहा है एक वैद्युत रासायनिक सेल का ईंधन, एक वैद्युत रासायनिक सेल का ईंधन एक बार तथा 298 केल्विन पर ब्यूटेन के दहन से आता है, ब्यूटेन के दहन से आता है। ब्यूटेन का दहन अगर मैं कर रहा हूं तो ये हो गया C4H10, अगर दहन होगा तो O2 से क्रिया होगी, हमारा बन जाएगा CO2 और वाटर। यहां 4 कार्बन है तो यहां 4 लग गया, यहां 10 हाइड्रोजन है तो यहां 5 लग गया, 4 दूनी 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 13/2। सही है ना, बढ़िया है, ठीक है। इसका सेल विभव x/f इंटू 10⁻³ वोल्ट है। इसका सेल विभव x/f इंटू 10⁻³ वोल्ट है और f आपका फैराडे स्थिरांक है, मुझे x का मान बताना है। अच्छा, मुझे मानक गिब्स ऊर्जाएं दी हुई है CO2 की, वाटर की, ब्यूटेन की। CO2 वाटर ब्यूटेन दिया हुआ है, O2 को हम 0 मान लेंगे। तो पहला काम मैंने किया कि आओ भाई डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकाल दूं, क्योंकि ये डेल्टा जी नॉट रिएक्शन जो है यही मेरा डेल्टा जी नॉट सेल बनेगा, क्योंकि सेल में यही अभिक्रिया तो हो रही है। अगर यही अभिक्रिया हो रही है तो होता क्या है, समेशन डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के, तो ये हो गया CO2 प्लस H2O माइनस रिएक्टेंट। अगर मैं करता हूं तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन C4H10, और O2 को हम 0 मान लेंगे ऑब्वियसली। अगर ऐसा है तो CO2 के लिए वैल्यू है -394 प्लस 5 इंटू H2O के लिए वैल्यू है -237 माइनस C4H10 के लिए वैल्यू है -18। ठीक है, अगर इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, अगर इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, -1576। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी काम बन जाए। (1576 + 1185 -18), ये चीज हो जाएगी -2743 किलो जूल, -2743 किलो जूल। क्लियर है। अगर ये चीज आ रही है डेल्टा जी नॉट सेल, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं डेल्टा जी नॉट सेल को -NF कर दूं तो काम बन जाएगा। एन है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चेंज एन फैक्टर हो सकता है। जैसे अगर आप यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 4 कार्बन हर किसी पे x, 10 हाइड्रोजन ओवरऑल 0, तो x हो जाएगा -10/4 यानी कि -5/2 यानी कि -2.5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहां कार्बन देखेंगे तो ये है +4। ठीक है, ये क्या है, +4। अगर ऐसा है तो बेटा -2.5 से 4 जाते हैं तो चेंज आता है 6.5 का, चेंज आता है 6.5 का। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, जितने का चेंज आ रहा है इंटू जितने कार्बन है, आंसर हो जाएगा 26। आंसर क्या हो जाएगा, 26। अगर आंसर हो जाएगा 26 तो हम बोलेंगे कि बेटा जी -2743 इंटू 10⁻³ ये हो गया डेल्टा जी नॉट। ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, -n इंटू एफ, एफ क्या हो जाएगा 96500 इंटू ई नॉट सेल, है ना। जिस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस चीज को लिख सकता हूं ये NF इंटू ई नॉट, ई नॉट को लिख देते हैं x/f इंटू 1000। तो f से f हो जाएगा कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ हो जाएगा कैंसिल, तो हम बोलेंगे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x हो जाएगा 2743 डिवाइडेड बाय 26, 2743 डिवाइडेड बाय 26। और इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो वैल्यू आएगी लगभग
105.5, लगभग 105.5 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट आंसर, जेई एडवांस 2025 का सवाल है ना, जेई एडवांस 2025 का सवाल है। एन फैक्टर मतलब रिडॉक्स को मिक्स करके दिया है, पूछा है। अगर रिडॉक्स वाली चीज पे अच्छी कमांड है तो फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं, फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं। प्लीज गौर से देखें, ठीक है ना, बढ़िया है, ओके जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो अगले सवाल पे चला जाए। ये सवाल वो जे एडवांस 2024 का सवाल था, ये 2025 का सवाल है। पढ़े एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, कैसे करेंगे सवाल को, पढ़ना तो एक बार ध्यान से, कैसे करोगे। हाँ भाई, गौर से देखें। एक वैद्युत रासायनिक सेल में डाइक्रोमेट आयन जलीय अम्लीय माध्यम में Cr+3 में अपचयित होते हैं। अच्छा, डाइक्रोमेट आयन Cr+3 में अपचयित होते हैं, मतलब हमने बोला ये इसमें चला गया। 1 मोल Cr+3 उत्पन्न करने हेतु धारा जो 48.25 मिनट तक सेल में प्रवाहित होती है, हमने बोला, हमें बोला गया है Cr+3 का 1 मोल है और इसमें समय लग रहा है 48.25, है ना, 48.25 मिनट। तो हमें बताना है कि कितनी धारा प्रवाहित होती है, कितनी धारा प्रवाहित होती है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझें तो मुझे इसका 1 मोल बनवाना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेटा जी ऐसा है, कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो फैराडे का लॉ ये कहता है कि W बराबर होता है ZIT के। पर अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से लिखें तो ये बराबर होता है E/96500 के, Z की जगह। अब अगर आप E को इधर लेके आ जाएं तो ये बन जाता है W/E, जिसे हम कहते हैं तुल्यांकों की संख्या, और ये किसके बराबर हो जाता है IT/96500। तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला हो गया दिया गया भार अपॉन तुल्यांक की भार। इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल इंटू एन फैक्टर, समझे ध्यान से। +3 है, यहां +6 है, +3 से +6 जा रहे हैं, चेंज आ रहा है 3 का। चेंज क्या आ रहा है 3 का। अगर चेंज आ रहा है 3 का तो समझे बात को ध्यान से, मोल्स हमें 1 दिए हुए हैं, एन फैक्टर 3 है, समय को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, धारा आ सकती है। तो हमने बोला 1 मोल एन फैक्टर 3 इक्वल टू धारा इंटू 48.25 मिनट, 1 मिनट में हो गए 60 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 96500, है ना। अगर ये हुआ तो यहां से धारा आ जाएगी 3 × 96500 डिवाइडेड बाय 48.25 इंटू 60, हो जाएगा ये। अगर ये चीज हो जाएगी तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या बोला, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 × 96500 यह आ रहा है डिवाइडेड बाय 100 एम्पेयर आ गया। और अगर ये 100 एम्पेयर आ गया तो हमारा आंसर भी 100 ही है। इसी साल जेई एडवांस 2025 में ये सवाल आया है। गौर से देखिए, फैराडे लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं, प्लीज देखिए ध्यान से।
हाँ जी, चलिए चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये वाला सवाल समझ में आता है तो अगले सवाल की तरफ चला जाए। ये वाला सवाल पढ़ना एक बार, सवाल को ढंग से क्या कह रहा है ये, पढ़ना एक बार सवाल को ढंग से क्या कह रहा है ये हमने क्लास में भी पढ़ा है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, चालकता अनुमापन होता है। ठीक है, प्लीज गौर से देखें कैसे करें इसको डील, क्या कर सकते हैं इसमें। चालकता मूलक अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में अधिक सांद्रता के अनुमापक की कम मात्रा को कम सांद्रता के अनुमाप्य की अधिक मात्रा में स्टेप वाइज मिलाते हैं तथा प्रत्येक पद में अनुमाप्य को मिलाने पर चालकता को मापते हैं। विभिन्न आयनों की जलीय विलयन में सीमांत आयनिक चालकता का मान आपको दिया गया है। अगर आप देखें तो आयनों में Ag प्लस के प्लस एन प्लस एच प्लस सबकी आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, दिए में सूची 1 में दिए गए अनुमाप्यों तथा अनुमापकों के विभिन्न संयोगों के लिए सूची 2 में चालकता तथा अनुमापक का आयतन के मध्य आरेख दिया गया है कि अनुमापक का 1-1 ml डालने से कैसे चेंज आ रहा है। तो सूची 1 में दी गई प्रत्येक प्रविष्टि का सूची 2 में क्या विकल्प सही है, ये आपको बताना है। ये चीज है और इसको सही करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। तो पी के साथ 4 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, तो हमने बोला AgNO3 हम थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे हैं, है ना, अनुमापक का आयतन है तो थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे हैं। और अनुमाप्य आपका KCl है। अगर KCl AgNO3 को मिला रहे हो इस तरीके से कि अनुमापक AgNO3 है, तो आप देखें KCl में अगर AgNO3 को मिलाया गया है तो हमारे पास KNO3 बना, साथ में AgCl बना, है ना, KNO3 बना, साथ में AgCl बना। अब हमने बोला ऐसा है कि भाई इसका 5 मोल है हमारे पास, ठीक है, और इसका मैंने सपोज 1 मोल डाला शुरुआत में, तो ये खत्म होगा तो इसका 4 बचेगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, 1 मोल बनेगा। AgCl तो आपका PPT होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर इसका 3 मोल होगा। ठीक है, फिर मैंने इसका 1 और मोल डाला, फिर ये ऐसे ऐसे खत्म होगा। तो ऐसे करते करते ये पूरा एक समय के बाद खत्म होता जाएगा और ये एक एक करके बढ़ता जाएगा। राइट, ऐसे करके एक एक करके बढ़ता जाएगा। ये खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा, ये फिक्स है। तो अब आप एक बात को देखिए कि इसका 1 मोल डाला, फिर 1 और मोल डाला, 1 और मोल डाला, तो ये उसके साथ में क्रिया करता जाएगा ना, और हमारे पास में क्रिया करके बनता जाएगा। आप देखें 1 मोल Cl माइनस का जा रहा है तो 1 मोल NO3 माइनस का बन रहा है, 1 और मोल Cl माइनस का जा रहा है तो 1 और मोल NO3 माइनस का बन रहा है, क्योंकि K प्लस तो कॉमन है। और कहीं ना कहीं अगर आप डेटा को मैच करेंगे तो Cl माइनस और NO3 माइनस की चालकता भी एक समान है। और इसको मैं क्लास में ऐसे पढ़ाता हूं कि अगर आपको लवण सेतु याद हो तो लवण सेतु में अक्रिय वैद्युत अपघट्य डला करते हैं। अक्रिय वैद्युत अपघट्य चूज करने की कंडीशन ही यही होती है कि आयनों की आयनिक चालकता सेम हो। तो KCl इसीलिए डालते हैं क्योंकि K प्लस और Cl माइनस का वेग एक सा होता है, और KNO3 इसीलिए डालते हैं कि K प्लस और NO3 माइनस का वेग एक सा होता है। तो यहां से समझ में आता है कि Cl माइनस और NO3 माइनस का वेग भी एक सा है ना, इनका वेग भी एक सा है। तो अगर हमें ये करने पे Cl माइनस के 1 मोल को NO3 माइनस ही रिप्लेस करता जा रहा है तो ऑलमोस्ट एक जैसी चालकता वाली चीजें ही बन रही हैं। तो मैं बोलूं कि चालकता में कोई विशेष अंतर आ नहीं रहा शुरुआत में, जब तक तुल्यांकी बिंदु ना आ जाए, कि ये पूरा खत्म ना हो जाए। अब सिर्फ NO3 माइनस ही बचेगा, तो NO3 माइनस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो चालकता भी बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में कांस्टेंट है, देखो, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, पहले गिर के फिर कांस्टेंट हो रहा है, जबकि शुरुआत से ही कांस्टेंट होना चाहिए। ये पूरा ही गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये गिर रहा है। बढ़ना गिरना तो सवाल ही नहीं है, नियत होना चाहिए। नियत है, फिर आपके पास में अचानक से बढ़ रहा है, तो जो P है वो 3 से मैच होगा। P है वो 3 से मैच होगा। अगर P आपका 3 से मैच होगा तो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है ना, बढ़िया है, क्लियर है, अच्छी बात है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस चीज को मैच कर पा रहा है। ठीक है, चालकता मापन अनुमापन है ये। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अगला सवाल ये वाला देखें प्लीज, क्या कह रहा है ये वाला सवाल, प्लीज गौर से देखें क्या कह रहा है ये वाला सवाल। एक दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल HX के जलीय विलयन के लिए 1/λm और C❴m के मध्य का प्लॉट एक सीधी रेखा देता है जिसका y अक्ष पर अंतःखंड P है और ढाल S है। तो आपको अंतःखंड अपॉन ढाल का अनुपात बताना है। अंतःखंड अपॉन ढाल का अनुपात बताना है। अगर अंतःखंड अपॉन ढाल का अनुपात बताना है, समझने की कोशिश करें, जो HX है,
ये आपका ऐसे आयनों में टूटता है। अब 1/λm और c(λm) में बात करनी है तो मैंने बोला अगर ये शुरुआत में c है तो 0 और ये 0, c में से c अल्फा गया तो ये c अल्फा हो गया, ये भी c अल्फा हो गया। तो अगर आप Ka चेक करेंगे तो ये हो जाएगा c अल्फा इंटू c अल्फा अपॉन c माइनस c अल्फा, यानी कि c इंटू 1 माइनस अल्फा। तो मैं इसको लिख दूं c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन c कॉमन 1 माइनस अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये Ka आ जाएगा, ये Ka आ जाएगा c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बढ़िया। अगर ये आ जाएगा तो हमें ये पता है कि अल्फा का जो मान होता है वो होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, होता है ना, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी होता है, या फिर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है, कुछ भी बोल दो, ये बोल सकते हैं। अगर ये बोल सकते हैं तो Ka क्या आ गया, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा c इंटू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर ऐसा है तो आप देखें Ka आपका किसके बराबर है, c लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। देखें ध्यान से, ये चीज देख सकते हैं चीज, अगर ये चीज देख सकते हैं तो लैम्डा एम नॉट से एक पावर कट जाएगी, अगर एक पावर कट जाएगी तो ये चीज क्या आ जाएगी, c लैम्डा एम स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा लैम्डा एम नॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा एम नॉट, और ये चीज बराबर है Ka के, ये चीज बराबर है Ka के। अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला Ka किसके बराबर हो गया, c लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर माइनस लैम्डा एम नॉट। ठीक है जी, ये है। अगर ऐसा है तो समझने की कोशिश करना, हम इस चीज को अगर इधर मल्टीप्लाई करके लाए तो ये हो जाएगा Ka इंटू लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस Ka इंटू लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम, ये चीज बराबर है c लैम्डा एम स्क्वायर। तो अब मुझे ग्राफ बनाना है c लैम्डा एम वर्सेस 1/λ m में, तो मैंने बोला अगर मुझे एक साइड c लैम्डा एम क्रिएट करना है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं ना c लैम्डा एम इंटू लैम्डा एम। तो लैम्डा एम से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा Ka इंटू लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम माइनस Ka इंटू लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू c लैम्डा एम। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखें, मुझे क्या करना है, 1/λm वर्सेस c लैम्डा एम, तो y एक्सिस पे लेना है 1/λm, तो मैंने 1/λm को इधर कॉमन लिया, Ka लैम्डा एम नॉट स्क्वायर को इधर डिवाइड किया, तो ये हो गया Ka इंटू लैम्डा एम नॉट अपॉन Ka इंटू लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, है ना, ये उधर जाएगा प्लस प्लस c लैम्डा एम अपॉन ये। अब आप देखें लैम्डा एम नॉट से एक पावर कट गई, के से K कट गया, तो 1/λm इज इक्वल टू 1 अपॉन Ka लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर इंटू c लैम्डा एम प्लस Ka बाय लैम्डा एम नॉट। मुझे लगता है ये चीज है। अगर ये चीज है तो आप देखें ध्यान से, ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी ढाल हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, और ये मेरा अंतःखंड हो गया। अगर ऐसा है तो मुझे सवाल ने कहा है कि अंतःखंड है P और ढाल है S। अंतःखंड हुआ P, तो अंतःखंड हुआ P मतलब Ka बाय लैम्डा एम नॉट, और ढाल है S, ढाल हो गई 1 अपॉन Ka लैम्डा एम नॉट स्क्वायर। तो अगर हमने P बाय S किया तो ये हो जाएगा Ka अपॉन लैम्डा एम नॉट इंटू 1 इंटू Ka टाइम लैम्डा एम नॉट स्क्वायर। तो लैम्डा एम नॉट से एक पावर कट गई, ये बन गया Ka स्क्वायर लैम्डा एम नॉट। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से एक पावर एक्स्ट्रा आ रही है शायद,
एक पावर एक्स्ट्रा आ रही है शायद, देखिए जरा क्या आ रहा है ये, के ए हो गया इस चीज के बराबर, ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो गई, माइनस के ए लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम इक्वल टू सी लैम्डा एम स्क्वायर, सी लैम्डा एम इंटू लैम्डा एम से डिवाइड कर दिया, ये चीज आ गई, ये यहाँ ही हो गया और ये सी लैम्डा एम रह गया। मैंने बोला 1/λm को के ए लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाय के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, तो 1/λm नॉट रह गया प्लस सी लैम्डा एम अपॉन के लैम्डा एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λm आपका बराबर हो गया 1/λm नॉट स्क्वायर, 1/λm नॉट, हाँ नहीं ये गड़बड़ है ना, एक पावर काटी थी ना, ये लैम्डा एम नॉट है ना, 1/के भी नहीं है ये तो, इनफैक्ट 1/λm नॉट है ना, के से के कट गया, ये आ जाएगा 1/λm नॉट, है ना। रुको, सी लैम्डा एम के साथ तो है ये के ए इंटू लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है, सी लैम्डा एम के साथ तो है ये के ए इंटू लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, यहाँ के लैम्डा एम नॉट अपॉन के लैम्डा एम नॉट का, के लैम्डा एम नॉट अपॉन के लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर जब मैंने किया, तो इससे एक पावर कट जाएगी, के से के कट जाएगा, तो ये आएगा 1/λm नॉट। समझो बात को ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, सही क्या? तो अब मैंने बोला ये है मेरा अंतःखंड 1/λm नॉट, और ये है मेरा ये, तो अगर मैंने इस बाय दिस किया तो ये एक के ए एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और अगर ये एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो ये चीज आएगी के ए इंटू लैम्डा एम नॉट, और अगर ये आएगा के ए इंटू लैम्डा एम नॉट तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, के ए इंटू लैम्डा एम नॉट। प्लीज ध्यान से देखें। हाँ जी, राइट, ठीक है जी, बढ़िया है, ओके। अगर ये भी क्लियर है तो आइए एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान से सवाल को देखो, आपको कह रहा है कि आपके पास 3 या 4 प्रबल वैद्युत अपघट्य है, आपके पास 3 या 4 प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ZMXN, UMYP, VMXN, ये 3 अलग अलग प्रबल वैद्युत अपघट्य है। UMYP और VMXN आयनों की सीमांत मोलर चालकता का मान हमें 250 और 440 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, तो हम बोलेंगे लैम्डा एम नॉट UMYP का लैम्डा एम नॉट UMYP का है 250 और VMXN का है 440, राइट, ये है हमारे पास में। हमें m प्लस एन प्लस पी का मान बताना है। क्या मुझे ZMXN के बारे में पता है? पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? इस ग्राफ से पता चल सकता है। कैसे? ये प्रबल वैद्युत अपघट्य का ग्राफ है। हम बोल देंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, राइट, ठीक है। बी कैसे निकलता है भाई? ढाल निकालनी सबको आती है 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसे बोल दो x1 और y1, इसे बोल दो x2 और y2, है ना। तो y2 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो y2 माइनस y1 हो गया 336 माइनस 339 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा 0.04 माइनस 0.01, तो आंसर आएगा -3 अपॉन
0.03 है ना, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा 100, इससे कटेगा ये, तो ये आएगा -100। अगर b आ जाता है -100 तो आप समझने की कोशिश करें, हमने लैम्डा m क्या बोल दिया 339, सपोज करो मैंने इस पॉइंट की बात करी, लैम्डा m नॉट मुझे निकालना है -100 रूट सी। रूट सी क्या हो जाएगा, रूट सी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे सांद्रता है 0.01, यहां से मैं लैम्डा m नॉट निकाल सकता हूं क्या, किसका, हम निकाल देंगे ZMXN का। कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 100 इंटू 0.01, तो 100 इंटू 0.01 इज 1, तो ये हो जाएगा +1, वो उधर आ जाएगा -1 बन के, तो ये हो जाएगा 338, 338, राइट, क्लियर है, बढ़िया है। अच्छा 338, अगर लैम्डा m नॉट ZMXN जो है वो 338 हो गया, राइट, ये हमारे पास तीन चीजें हैं। अब आप समझो ध्यान से, हमें m प्लस n प्लस p बताना है, तो मैंने ये बोला कि यार ऐसा कर देते हैं ना, UMYP जो है ये आपका आयनों में कैसे टूटेगा, m मोल टूटेंगे इसके प्लस p मोल टूटेंगे इसके, तो हम बोल देंगे कि लैम्डा m नॉट जो UMYP का है 250, ये बराबर हो जाएगा m टाइम्स u आयन का, u आयन कितना है 25, प्लस p टाइम्स हो जाएगा हमारे पास में 100, तो 25m प्लस 100p इसके बराबर, पूरे को 25 से काट दिया तो 10 इज इक्वल टू m प्लस 4p, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से VMXN, तो ये हो जाएगा m मोल इसके प्लस n मोल इसके, तो हमारे पास हो जाएगा VMXN जो है इसके लिए वैल्यू है 440, तो ये चीज बराबर हो जाएगी m टाइम्स v प्लस n यानी कि 100 प्लस n टाइम्स 80, तो हम बोलेंगे 100m प्लस 80n ये है, तो अगर मैंने 0 0 0 काट दिया 4 की टेबल से भी अगर काट दिया तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 25m प्लस 20n, है ना, इसको और काट दें अगर 5 की टेबल से, तो हमने बोल दिया अगर 20 की टेबल से काट दे तो 20 दूनी 40, तो 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 5m प्लस 4n। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास में है ZMXN वाली। ZMXN के लिए वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ZMXN के लिए अगर 338 वैल्यू आई है तो हमने बोला ये चीज, तो ZMXN के लिए ओवरऑल वैल्यू है 338, m टाइम्स Z आयन कौन सा है 50, प्लस n टाइम्स x आयन कौन सा है 80, 0 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 की टेबल से अगर हमने काट दिया तो हो जाएगा 2 16 32, 1 8 तो 169 इज इक्वल टू 25m प्लस 40n, ठीक है। तो ये अलग अलग इक्वेशंस आपके पास, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इन्हें सॉल्व कर लीजिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, इन्हें सॉल्व कर लीजिए, m n और p आ जाएंगे, m प्लस n प्लस p आपको निकालना है, बढ़िया है ना, ठीक है साहब, सही है। तो इस तरीके से जब हमने क्वेश्चन किया, तो मुझे लगता है हम चीजों को बेहतर कर पाए, है ना। कुछ सवाल मैंने आपके होमवर्क के लिए भी छोड़े हैं, उन्हें करिएगा। मैंने सारे अच्छे अच्छे मेंस और एडवांस के सवाल लेने की कोशिश की है। इसी के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।